हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो बेटा, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो बेटा आज हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल पार्ट 2 में एनिमल टिश्यू वाला पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है। ठीक है, छोटा सा लेक्चर है और इसमें समझने का कम है, याद करने का ज्यादा है। तो मेरा फोकस टोटली याद कराने पर होगा। ठीक है, 1 घंटे से कम के अंदर मैं इस पूरे चैप्टर को आपको एकदम लर्न कराने की कोशिश करूंगा कि पूरा याद ही हो जाए, एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल बेस्ड है और पूरे ह्यूमन फिजियो के एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। ठीक है, इसलिए मैं इसको लास्ट में लेता हूँ। क्लियर है? तो एनिमल टिश्यू एनसीईआरटी में नहीं है, ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करा रहा हूं क्योंकि एनएमसी की जो पीडीएफ है उसमें मेंशन है। और क्वेश्चन आपको पता है, इस बार 2 बार नीट का एग्जाम हुआ, दोनों बार इस पर टिश्यू टिश्यू पर क्वेश्चन था। क्लियर है? तो अब स्टार्ट करते हैं। तो एनिमल टिश्यू आज का हमारा टारगेट होगा। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने बताया ना, ये पूरा ह्यूमन फिजियो का समरी है। ठीक है, तो उसको याद करना है और कैसे करना है मैं बताता हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज टिश्यू। ठीक है, टिश्यू ध्यान रखना है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही आए, यूनिसेलुलर का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। यानी एक कोशिकाओं का समूह जो पर्टिकुलर काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझना, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, एंड इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन देम, और उनके बीच में जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है इसको मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। क्लियर है? जैसे मान लो इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल, ये ग्रुप ऑफ सेल है, कोशिकाओं का एक समूह, ग्रुप ऑफ सेल कोशिकाओं का एक समूह। क्लियर है? समझना मेरी बात, इनके बीच में क्या भरा हुआ? इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन देम, ये इंटरसेलुलर सब्सटेंस है, समझना। इट इज द इंटरसेलुलर सब्सटेंस। इंटरसेलुलर सब्सटेंस, और ये क्या है? एक तरीके से ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। ठीक है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, विच परफॉर्म सिमिलर सेल। ठीक है, विद स्पेसिफिक फंक्शन कर देता हूं, या विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन ही कर देता हूं। विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन समझना, इस ग्रुप ऑफ सेल को जो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, इसके लिए आप क्या टर्म यूज करोगे? टिश्यू। बस एक लाइन याद रखो, टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन देम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टिश्यू, इसको हम टिश्यू बोलते हैं। क्लियर है? हाँ, बस ये आपको स्पेसिफिक लाइनें याद रखनी है एनसीईआरटी की। अगर मैं टिश्यू की बात करता हूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, आपको हम 2 टाइप के टिश्यू पढ़ाने वाले हैं, एपिथेलियल और कनेक्टिव, क्योंकि मस्कुलर हम मसल्स में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, नर्वस हम नर्वस सिस्टम में आपको करा चुके हैं। ठीक है, तो अब बचते हैं आपके दो, एपिथेलियल और कनेक्टिव, जो मैं यहाँ एकदम कंसेप्चुअल आपके ब्रेन में सेट करूंगा क्योंकि याद करने वाला पार्ट है सारा। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू की अगर बात करूं कि एपिथेलियल टिश्यू की जो फ्री सरफेस होती है, मानो ये एपिथेलियल टिश्यू है, इनकी जो फ्री सरफेस होती है या तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगी या कोई ना कोई फ्लूइड भरा होगा उसके कांटेक्ट में होगी। ठीक है, तो वही लिखा है, दिस टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस विद फेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड या आउटसाइड द एनवायरमेंट एंड दस प्रोवाइड, अब कहां मिलते हैं? कवरिंग और लाइनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो अगर आप कहां जाए, कहां मिलते हैं? एपी मतलब अपॉन, एपी मतलब क्या होता है? अपॉन। अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं तो ऐसे तोड़ सकता हूं, एपी, एपी माने क्या होगा? अपॉन। थीलियम, थीलियम, थीलियम मतलब कवरिंग, यानी ऐसे टिश्यू जो दूसरे टिश्यू के ऊपर कवरिंग बनाते हैं, उनकी लेयर बनाते हैं। ठीक है, हो सकता है वो आउटर लेयर बना रहे हो सकता है वो इंटरनल लाइनिंग बना रहे हो सकता है बॉडी के ग्लैंड बना रहे हो, आप समझ रहे हो ना? हाँ,
ये सब एपिथेलियल टिश्यू है। तो एपिथेलियल टिश्यू कहां प्रेजेंट होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू कहां प्रेजेंट होते हैं आपसे पूछा जाए, येलो लेते हैं। प्रेजेंट ऑन आउटर लेयर ऑफ बॉडी ऑर्गन, ठीक है, इंक्लूडिंग स्किन, ठीक है। और कहां होंगे? प्रेजेंट इन इंटरनल लाइनिंग, इंटरनल लाइनिंग ऑफ हॉलो ऑर्गन, हॉलो ऑर्गन एंड ट्रैक। जितने भी रास्ते हैं उसकी इंटरनल लाइनिंग में भी मिलेंगे, ठीक है। ये था दूसरा। तीसरा, ग्लैंड्स ऑल्सो फॉर्म बाय एपिथेलियल टिश्यू। ग्लैंड्स भी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बने होते हैं। इसके अलावा ये एपिथेलियल टिश्यू ए वेस्कुलर होते हैं, ए वेस्कुलर, और हाई रीजनरेशन पावर होती है, हाई रीजनरेशन पावर। बस ये लाइनें आप याद रखनी है, बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। यानी एपिथेलियल टिश्यू जितने भी ऑर्गन होते हैं, मानो कोई ऑर्गन है, ठीक है, मानो कोई ऑर्गन है, ठीक है यार, कोई नहीं, ये ऑर्गन है, तो इस ऑर्गन की आउटर लेयर पर भी क्या होंगे? एपिथेलियल टिश्यू। कोई ऑर्गन हॉलो है अंदर से, या कोई ट्रैक है, एलिमेंट्री कैनाल, रेस्पिरेटरी ट्रैक, इनके अंदर से भी क्या लगे होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। बॉडी के जो ग्लैंड्स होते हैं वो भी किससे मिलके बने होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। ए वेस्कुलर होते हैं, बट इनमें रीजनरेशन पावर हाई होती है, दोनों अपोजिट बातें हैं, ठीक है भाई। ए वेस्कुलर का मतलब है वहां ब्लड सप्लाई नहीं है, तो हाई रीजनरेशन पावर कैसे होगी? ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रीजनरेशन के लिए ब्लड सप्लाई तो होनी चाहिए, तभी तो हाई रीजनरेशन पावर होगी, ठीक है। तो इसके लिए जितने भी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो एक लेयर के ऊपर होते हैं, एक मेम्ब्रेन के ऊपर आस्तरित होते हैं, लाइंड होते हैं, समझना। वो सेल से मिलके नहीं बनती, वो ए सेल्यूलर होती है, जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जैसे ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, बीच में क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेलुलर, समझना। बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेलुलर, जो प्रोटीन और फाइबर से मिलकर के बनती है, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू इसके ऊपर रखे हुए हैं, ए वेस्कुलर है, नीचे कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल्स नजर आ रहे होंगे, तो ब्लड वेसल्स से डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि सेल तो है नहीं बीच में, जाल है बेसमेंट मेम्ब्रेन का, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू न्यूट्रिएंट इनको मिलता रहता है। यानी एपिथेलियल टिश्यू को न्यूट्रिएंट चाहिए, तो डिफ्यूजन से इनको मिलता रहता है। इसीलिए इसीलिए ए वेस्कुलर होते हुए भी इनमें रीजनरेशन पावर हाई होती है, पर नर्व यहां पर प्रेजेंट होते हैं, भाई न्यूरॉन्स तो होंगे ना सेंसिटिविटी के लिए, क्लियर है बिल्कुल। हाँ, तो जितने भी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, और नीचे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू वेस्कुलर होते हैं, ठीक है। और इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो मैंने बताया वो एपिथेलियल टिश्यू में न के बराबर होता है, आप समझ रहे हो। हाँ, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, तो इंटरसेलुलर सब्सटेंस न के बराबर होता है, ठीक है, विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, न के बराबर, बहुत कम, समझ रहे हो ना। हाँ, बहुत कम होता है, न के बराबर होता है, क्योंकि बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, क्लियर है। तो याद आपको रखना है, कहां मिलते हैं? 3 पॉइंट, बॉडी के जितने भी ऑर्गन होते हैं उनकी आउटर लेयर, इंटरनल लाइनिंग और ग्लैंड्स, ठीक है। प्रॉपर्टी, एवेस्कुलर होते हैं, हाई रीजनरेशन पावर होती है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस बहुत लिटिल होता है, खत्म। 3 मैंने प्रेजेंस बताई, 3 प्रॉपर्टी बताई, बस आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स की बात करता हूं, तो भाई इनको 2 प्रकार में डिवाइड कर सकते हो, एक तो सिंगल लेयर वाले एपिथेलियल टिश्यू, एक मल्टी लेयर वाले एपिथेलियल टिश्यू। सिंगल लेयर वाले एपिथेलियल टिश्यू, मल्टी लेयर वाले एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंगल लेयर कहां होगी? भाई जहां पर डिफ्यूजन होगा, फिल्ट्रेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, सीक्रेशन होगा, अब समझ रहे ना मेरी बात। ये सब चीजें वहीं से पॉसिबल है जहां एक लेयर होगी, ठीक है। तो अगर मैं सिंगल लेयर की बात करूं, तो सिंगल लेयर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ठीक है। ये मेनली होंगे कहां? जहां डिफ्यूजन होगा, जहां फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन,
जहां सीक्रेशन होगा, सीक्रेशन, जहां एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन, समझना मेरी बात, जहां डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, सीक्रेशन, एब्जॉर्प्शन होगा, वह सिंगल लेयर वाले एपिथेलियल टिश्यू होंगे। क्लियर है? तो एनसीईआरटी लिखती है प्रेजेंट अराउंड बॉडी ऑर्गन एंड प्रेजेंट इन डक्ट एंड टिब्यूल्स। ठीक है, टिब्यूल्स और डक्ट होते हैं, वहां पर भी होते हैं, ऑर्गन के अराउंड भी होते हैं, पर वहां होंगे जहां पर डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, सीक्रेशन, एब्जॉर्प्शन होगा। ये बात, एक बात ध्यान रखो, सिंगल लेयर का वही काम है। हाँ, मल्टी लेयर कहां होंगे? जहां प्रोटेक्शन करना होगा। ठीक है, प्रोटेक्शन, समझ रहे हो, सुरक्षा के लिए मल्टी लेयर। एक आध लेयर चली भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, स्किन आपकी मल्टी लेयर होती है, रगड़ रगड़ के नहा रहे हो आप, एक आध लेयर हट भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। ओरल कैविटी है, आपने चाउमीन खाई, एसिड होता है, आपने गरम गरम चाय पी ली, एक दो लेयर हट भी जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि मल्टी लेयर है यहाँ पर, आप समझ रहे हो। हाँ, ऐसे ही आपका एनल ट्रैक हो गया, वजाइनल ट्रैक हो गया, एक दो लेयर हट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि मल्टी लेयर हैं आपके। क्लियर है बिल्कुल? तो कहां मल्टी लेयर होंगे? ठीक है, प्रोटेक्शन, मल्टी लेयर का मेन भाई क्या है, कहां पर होते हैं, फंक्शन क्या है इनका? प्रोटेक्शन, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट फिजिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। जितने भी फिजिकल और मैकेनिकल स्ट्रेसेस होते हैं उनके अगेंस्ट ये मल्टी लेयर वाले एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर है? तो सिंपल कहां मिलेंगे, मल्टी कहां मिलेंगे, एक बात क्लियर हो गई। तो पहले मैं सिंपल को कवर करूंगा, फिर मल्टी को कवर करूंगा। ठीक है, अगर मैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की बात करता हूं तो सिंपल के स्ट्रक्चर कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं आपको, सिंगल लेयर वाले। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सिंगल लेयर वाले सिंपल स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल स्क्वेमस। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिंपल स्क्वेमस, फ्लैटेंड लाइक टाइल, टाइल लाइक होते हैं, टाइल लाइक, टाइल लाइक, बिल्कुल टाइल जैसे, टाइल लाइक, फ्लैटेंड, बिल्कुल फ्लैट टाइल जैसे होते हैं, फ्लैट टाइल जैसे होते हैं। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टू फ्लैटेंड टाइल जैसे होते हैं, फ्लैटेंड टाइल जैसे, टाइल लाइक। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, फिर मैं आपको बताऊंगा सिंपल क्यूबॉइडल, क्यूब जैसे, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल। फिर बताऊंगा सिंपल कॉल्यूमनार, बिल्कुल लंबे लंबे सिंपल कॉल्यूमनार, सिंपल कॉल्यूमनार, कॉलम शेप होते हैं, सिंपल कॉल्यूमनार कॉलम शेप होते हैं। हाँ, कुछ सिंपल कॉल्यूमनार ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर आपको इस तरीके से सीलिया देखने को मिल जाएंगे, सिलिएटेड, सिलिएटेड कॉल्यूमनार, सिलिएटेड कॉल्यूमनार, सिलिएटेड कॉल्यूमनार, ये समझ में आ गया। तो सिंपल कॉल्यूमनार, सिलिएटेड कॉल्यूमनार आपके सामने है। ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल, ठीक है, और सिंपल स्क्वेमस। तो मेनली आपको तीन टाइप के एपिथेलियल टिश्यू पढ़ने हैं, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमनार। पर कुछ कॉल्यूमनार के पास सीलिया होते हैं, तो इट्स कॉल्ड सिलिएटेड कॉल्यूमनार। क्लियर है? सिलिएटेड कॉल्यूमनार। ओके, तो एक एक करके मैं उठा रहा हूं। सबसे पहले मैं उठाऊंगा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इनके एग्जाम्पल याद रखने। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू कहां मिलेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? फंक्शन क्या है? डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। जहां पर भी डिफ्यूजन होगा, जहां पर भी फिल्ट्रेशन होगा, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, जहां पर भी डिफ्यूजन होगा, फिल्ट्रेशन होगा, वहां सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होंगे। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, जहां पर भी डिफ्यूजन होगा, फिल्ट्रेशन होगा, वहां सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होंगे। एक बात तो समझ में आनी चाहिए आपको, यस, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, अब बात करता हूं, इनको एक दो नामों से और जानते हैं, ये भी ध्यान रख लेना आप थोड़ा सा। इनको हम पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट का मतलब होता है फ्लैटेंड टाइल लाइक, समझना, फ्लैटेंड टाइल लाइक।
फ्लैटेंड होते हैं, टाइल लाइक होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू भी बोल देते हैं, ठीक है। ये मेन कॉमन नाम है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। टेसिलेटेड, अब जरूरत नहीं है टेसिलेटेड की, ठीक है, बस पेवमेंट ही याद रखो। अब मेन सारा कंसेप्ट है इसके एग्जाम्पल का, कहां मिलते हैं। अच्छा, कहां मिलते हैं, इनकी अपीयरेंस एनसीईआरटी बता रही है, तो जहां पर डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन होगा वहां मिलेंगे। मैं आपसे कहूं कि बताओ रेस्पिरेटरी ट्रैक में डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन कहां होगा, एल्वलाई ऑफ लंग्स, ठीक है, एल्वलाई ऑफ लंग्स। ठीक है, अगला मैं आपसे कहूं बेटा, ठीक है, अगला मैं आपसे कहूं कि बताओ सर्क्यूलेटरी सिस्टम में डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन कहां होगा, कैपिलरी, ब्लड एंड लिम्फ कैपिलरी, ठीक है, ब्लड एंड लिम्फ कैपिलरी, ठीक है, ब्लड एंड लिम्फ कैपिलरी। अगर मैं आपसे कहूं बेटा, समझना, बताओ एक्सक्रीटरी सिस्टम में कहां होगा, तो दो जगह होगा, अगर टीबी नेफ्रॉन की बात करूं, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में सिंपल स्क्वेमस दो जगह होते हैं, एक तो होते हैं वुमेन्स कैप्सूल, याद होगा आपको, प्लस डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यहां पर भी सिंपल स्क्वेमस होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप बात, हम आपसे बात करें और कहां होते हैं, तो एक तो होती है देखो ब्लड एंड लिम्फ कैपिलरी, इसको हम एंडोथीलियम बोलते हैं, एंडोथीलियम, एंडोथीलियम। एक टर्म और याद रखना, मीजोथीलियम, मीजोथीलियम, मीजोथीलियम। चार ही एग्जांपल करा रहा हूं, तो मीजोथीलियम क्या होती है, मीजोथीलियम क्या, इट इज अ इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, जैसे पेरिकार्डियल कैविटी, जैसे प्लूरल कैविटी, पेरीविसरल कैविटी, ठीक है, इनकी इंटरनल लाइनिंग को मीजोथीलियम बोलते हैं। तो इंटरनल लाइनिंग ऑफ, इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी। और बॉडी कैविटी की जब भी बात आती है तो ध्यान रखना, बॉडी कैविटी में पेरिकार्डियल कैविटी आ जाएगी, पेरी कार्डियल, पेरी विसरल आ जाएगी, पेरी विसरल, प्लूरल कैविटी आ जाएगी, प्लूरल, ठीक है, समझ रहे हो, जितनी भी कैविटीज बॉडी में आती हैं, पेरिकार्डियल, पेरीविसरल, प्लूरल लंग्स होते हैं, ठीक है, उसकी इंटरनल लाइनिंग को हम मीजोथीलियम बोलते हैं, जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बनी होती है। यानी एल्वलाई ऑफ लंग्स के अंदर होंगे, ब्लड एंड लिम्फ कैपिलरी में होंगे, नेफ्रॉन में होंगे, और मीजोथीलियम ऑफ, समझ रहे हो, मीजोथीलियम जो इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी होती है उसके अंदर भी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होंगे। अब बताओ मुझे, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। अब सिंपल क्यूबिडल की बात करते हैं, ठीक है। अब क्यूबिडल दो टाइप के हो सकते हैं, एक नॉर्मल क्यूबिडल जिनकी फ्री सरफेस पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल क्यूबिडल है, समझना, और दूसरे होते हैं ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबिडल जिनकी फ्री सरफेस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है, इनको बोलते हैं माइक्रोविलाई, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिल रहे हैं ना, क्या बोलेंगे इनको, माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। क्या करते हैं माइक्रोविलाई, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, जहां पर भी ये होंगे क्या करेंगे, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं सिंपल क्यूबिडल की बात करता हूं तो इनका काम क्या होगा, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जबकि इनका काम क्या था, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, ये एनसीईआरटी के डायरेक्ट फंक्शन है, ठीक है, क्लियर है। कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के, नॉर्मल क्यूबिडल जिनकी फ्री सरफेस पर कुछ भी नहीं है, ब्रश बॉर्डर क्यूबिडल जिनकी फ्री सरफेस पर माइक्रोविलाई दिख रहे हैं आपको, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं आपको, आप समझ रहे ना मेरी बात, हाँ, इनको माइक्रोविलाई कहते हैं। तो अब कहां मिलेंगे, फिर बात आती है एग्जाम्पल की, ये कहां मिलेंगे नॉर्मल क्यूबिडल, एग्जाम्पल याद, एग्जाम्पल करने हैं, तो नेफ्राइटिक पार्ट ऑफ टिब्यूल, नेफ्राइटिक पार्ट ऑफ टिब्यूल, नेफ्राइटिक पार्ट ऑफ टिब्यूल, या ऐसे भी कह सकते हो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, एनसीईआरटी की लाइन लिख देता हूं मैं,
ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये बहुत पूछा जाता है कि मैक्सिमम नेफ्रॉन में मिलते ही क्यूबोइडल हैं, जैसे पीसीटी में क्यूबोइडल मिलते हैं, जैसे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्यूबोइडल मिलते हैं, डीसीटी में क्यूबोइडल मिलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में क्यूबोइडल मिलते हैं, ठीक है। तो पर पीसीटी के अंदर नॉर्मल क्यूबोइडल ना होकर के ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल होते हैं, ठीक है। तो नेफ्राइटिक पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल के अंदर आ जाएगा आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले प्लस डीसीटी प्लस सीडी कलेक्टिंग डक्ट, डीसीटी प्लस सीडी कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये तीन एग्जांपल ध्यान रखने हैं नेफ्राइटिक पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल के अंदर। इसके अलावा और कहां मिलते हैं भाई, आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे सर इसके अलावा ट्यूबोइडल, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनैड्स, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनैड्स। और कहां मिलेंगे, याद हो, अगर आपकी बॉडी के अंदर डक्ट की बात करता हूं, डक्ट, तो दो टाइप के डक्ट होते हैं, छोटे डक्ट और एक बड़े डक्ट। जो छोटे डक्ट होते हैं स्मॉल डक्ट ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड, उनमें एक लेयर वाले क्यूबोइडल होते हैं। जो बड़े डक्ट होते हैं उसमें कई लेयर वाले क्यूबोइडल होते हैं, पर डक्ट में होते क्यूबोइडल ही हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, स्मॉल डक्ट ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड, स्मॉल डक्ट ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड्स। जैसे ये कोई ग्लैंड थी, इसकी छोटी डक्ट है, समझना, ये छोटी डक्ट है और ये बड़ी डक्ट में जाके खुल रही है। तो छोटी डक्ट की अगर बात करूंगा, सिंगल लेयर, एक लेयर वाले क्यूबोइडल छोटी डक्ट में, स्मॉल डक्ट ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड की छोटी डक्ट में एक लेयर वाले क्यूबोइडल देखने को मिल जाएंगे, स्मॉल डक्ट ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड। क्लियर है बिल्कुल, हाँ, स्मॉल डक्ट ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड। तीन ही एग्जांपल याद रख लो, वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, बट एनसीईआरटी को फॉलो करने हैं, एनसीईआरटी में यही एग्जांपल दे रखे हैं। ये तो थायराइड ऑफ फॉलिकल्स भी एक एग्जांपल है, ठीक है, बट तीन सफिशिएंट है, ठीक है। अब बात आती है यहां पर ब्रश बॉर्डर, इसका एक ही एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। भाई नेफ्रॉन की पीसीटी में ब्रश बॉर्डर्ड, ठीक है, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ब्रश बॉर्डर क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं जिससे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो पाए, ठीक है। तो मैंने अभी दो बता दिए, सिंपल, ठीक है, स्क्वैमस, चार एग्जांपल बताएं, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, एल्वलाई ऑफ लंग्स, वहां से डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। नेफ्रॉन के अंदर अगर बात करते हैं तो वुमेन्स कैप्सूल एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो एंडोथीलियम ऑफ ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, ठीक है, और मीजोथीलियम ध्यान रखनी है आपको, बस क्लियर है। यहां पर नॉर्मल और ब्रश बॉर्डर में डिवाइड कर दिया, नॉर्मल ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन सबसे ज्यादा यही मिलते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, सॉरी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिख दिया मैंने, डिसेंडिंग में तो वो हो गए ना, असेंडिंग उठता हुआ क्रम, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट यहां तो मिलते ही हैं। जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनैड्स, टेस्टिस और ओवरी में भी मिलते हैं, स्मॉल डक्ट ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड्स, जबकि पीसीटी के अंदर मिलते हैं आपके क्या, ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो ये सारे एग्जांपल याद हो गए। अब बात करते हैं कॉल्यूमनार, कॉलम शेप होते हैं, काम यही है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बस कॉल्यूमनार का जो न्यूक्लियस होता है ओवल शेप होता है, प्रेजेंट नियर द बेस, हमेशा बेस से चिपका हुआ होगा, लंबे कॉलम होंगे, कॉलम के बीच में नहीं होगा, नीचे होगा, प्रेजेंट नियर द बेस, ठीक है। तो उनको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कॉल्यूमनार, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन कॉमन वही फंक्शन है इसका भी एनसीईआरटी में। न्यूक्लियस ओवल शेप होगा, प्रेजेंट नियर द बेस, हमेशा बेस के पास होता है, देखो बेस के पास है, बेस के पास है, बेस के पास है। हाँ, म्यूकस कहीं मिल रहा है, चिपचिपा पदार्थ म्यूकस कहीं मिल रहा है, समझ लो वहां पर कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू है, क्योंकि म्यूकस को रिलीज करने वाले गोबलेट सेल ओनली प्रेजेंट इन कॉल्यूमनार, बस। तो गोबलेट सेल जो म्यूकस को रिलीज करते हैं प्रेजेंट ओनली इन कॉल्यूमनार।
तो इसलिए मैंने दिखा भी रखा है डायग्राम में, देखो गोबलेट है, गोबलेट है, गोबलेट है। तो इनको भी आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो सेम उसी पैटर्न पर। अगर फ्री सरफेस पर कुछ भी नहीं है तो नॉर्मल कॉल्यूमिनार, फ्री सरफेस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन माइक्रोविलाई देखने को मिल रहे हैं तो ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनार, और फ्री सरफेस पर जैसे एनसीईआरटी ने डायग्राम बना रखा है सीलिया देखने को मिल रहे हैं तो सिलिएटेड कॉल्यूमिनार, सिंपल, ठीक है। तो नॉर्मल कॉल्यूमिनार, ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनार और सिलिएटेड कॉल्यूमिनार जिनमें आपको सीलिया देखने को मिल रहे हैं। हाँ, सीलिया मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है पोजीशन कहां पर है। फैलोपियन ट्यूब, रेस्पिरेटरी ट्रैक में वो मोटाइल मिलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस में नॉन मोटाइल मिलते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, तो सबसे पहले इनके एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, उन्हीं पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा नॉर्मल कॉल्यूमिनार कहां मिलते हैं तो आपका ध्यान रखना है जो आपके जीआईटी होता है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, उसमें मिलने वाले जो भी ग्लैंड्स होते हैं उन ग्लैंड्स के अंदर नॉर्मल कॉल्यूमिनार ही होते हैं। क्लियर है बिल्कुल? ग्लैंड्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जबकि ट्रैक में एब्जॉर्प्शन होता है तो जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनार होंगे। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, तो एग्जाम्पल की बात आएगी तो ये कहां मिलेंगे? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ग्लैंड्स के अंदर ये ट्रैक में मिलेंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ट्रैक में मिलेंगे ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनार। हाँ, सिलिएटेड के एग्जांपल मैंने बोले थे, ठीक है। जैसे आप याद हो रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया था मैंने, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में सीलिया मिलते हैं, फैलोपियन ट्यूब में सीलिया मिलते हैं, ठीक है, जो ओवा कोर्स आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसके अलावा नॉन मोटाइल भी देखने को मिल जाते हैं एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस में, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, वास, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 एग्जांपल मैंने मोटाइल के लिखा दिए, 2 नॉन मोटाइल के लिखा दिए, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गए आपके कॉल्यूमनार। तो सिंपल स्क्वैमस के एग्जांपल बता दिए, क्यूबर्डल के एग्जांपल बता दिए और कॉल्यूमनार के सिंपल है, ठीक है। गट में मिलने वाले ग्लैंड्स, गट का ट्रैक और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, फैलोपियन ट्यूब और एपिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, खत्म। क्लियर है? अब ये तीनों टाइप के हमारे एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो गए और मैंने बताया था इन्हीं एपिथेलियल टिश्यू से ग्लैंड्स भी बनते हैं। यस, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा क्लासिफिकेशन ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। अगर मैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू की बात करता हूं, जो ग्लैंड बनाते हैं वो एक्चुअल में किस एपिथेलियल टिश्यू का रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन है? ओनली 2, क्यूबैडल एंड कॉल्यूमनार, बस ओनली 2, क्यूबैडल एंड कॉल्यूमनार, इनका रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन है। क्लियर है बिल्कुल? तो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, ठीक है, क्यूबैडल एंड कॉल्यूमनार। स्क्वैमस कभी भी ग्लैंड नहीं बनाते, ऑलवेज ध्यान रखना, स्क्वैमस कभी भी ग्लैंड नहीं बनाते। क्लियर है? तो मैंने 2 ही लिखे, क्यूबैडल एंड कॉल्यूमनार, इस पर क्वेश्चन आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है, ये पूछी जाती है, किस एपिथेलियल टिश्यू के मॉडिफिकेशन से ग्लैंडुलर या ग्लैंड्स बनते हैं, क्यूबैडल एंड कॉल्यूमनार। समझ रहे हो? क्योंकि यही सीक्रेशन का काम करते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं इनका क्लासिफिकेशन। 2 बेस पर कर सकते हैं, नंबर ऑफ सेल के बेस पर और प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डक्ट के बेस पर, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल के बेस पर आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यहां एक दिखा रखा है डायग्राम यूनिसेलुलर का, एक मल्टीसेलुलर का, मैं लिख दे रहा हूं। ये जो डायग्राम दिखा रखा है यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर। ये डायग्राम दिखा रखा है मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर। सर कैसे? ध्यान से देखना, ये एक पूरी एक सेल है, ये 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 इस सेल के अंदर ये म्यूकस को रिलीज करने वाले, ये म्यूकस को रिलीज कर रहे हैं, म्यूकस है,
ये निकल रहा है म्यूकस, ये म्यूकस है, समझना। तो म्यूकस को रिलीज करने वाला सेल दिख रहा है ना, इसको गोबलेट सेल बोलते हैं, गोबलेट सेल। तो यूनिसेलुलर का बहुत बेहतरीन एग्जांपल है गोबलेट सेल। म्यूकस को रिलीज करते हैं। और दूसरा एग्जांपल है म्यूकस को रिलीज करने वाला, ठीक है, मल्टी सेलुलर के अंदर, ठीक है। आप अच्छा यूनिसेलुलर में एक एग्जांपल और करा देता हूं, एनसीईआरटी में पूछा गया पेनिस सेल। ये लाइसोजाइम रिलीज करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाता था, लाइसोजाइम रिलीज करते हैं पेनिस सेल, आपकी गट में होते हैं। और लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस होता है, आप प्रोटेक्ट करता है मेनली चीजों को, ठीक है, आपकी गट को इन्फेक्शन से। तो ये भी यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर है, इसको छोड़ करके ऑल आर मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर में याद नहीं रखना, ऑल एक्सेप्ट दीज टू, इन दो को छोड़ करके जितने भी हैं ऑल आर मल्टी सेलुलर, खत्म। क्लियर है, बस पहचान में आना चाहिए यूनिसेलुलर का डायग्राम कैसा है, मल्टी सेलुलर का डायग्राम कैसा है। यहाँ कई सेल मिलकर के, ये कई सेल मिलकर के सीक्रेशन कर रहे हैं, ये सीक्रेशन है, कई सेल मिलकर के सीक्रेशन कर रहे हैं, सो इट इज कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर। समझ रहे, मल्टी सेलुलर। यहाँ एक ही सेल है जो सीक्रेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, सिंगल सेल एक ही सीक्रेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, तो यूनिसेलुलर। क्लियर है बिल्कुल, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ डक्ट, जिनमें डक्ट है और डक्ट की हेल्प से बाहर सीक्रेशन कर रहे हैं एक्सोक्राइन, जिनमें डक्ट नहीं होती अपने अंदर ब्लड में या बॉडी फ्लूइड में सीक्रेशन करते हैं एंडोक्राइन। कुछ दोनों टाइप के होते हैं, एक्सो और एंडो, हेट्रोक्राइन बोलते हैं। तो 3 टाइप के ग्लैंड्स होंगे, ठीक है, 3 टाइप के ग्लैंड्स होंगे। एक्सोक्राइन, इनमें डक्ट प्रेजेंट होती है, एंडोक्राइन डक्ट नहीं होती। और हेट्रोक्राइन की अगर बात करते हैं तो मिक्स्ड है, मिक्स्ड है मतलब इसके अंदर एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों के मिलने से बनते हैं हेट्रोक्राइन, ठीक है। याद क्या रखना है, ओनली एग्जांपल। ट्रिक बताऊं, ट्रिक ऐसे, हेट्रोक्राइन के आपके सिर्फ 2-3 एग्जांपल हैं, 3 एग्जांपल याद रख लो, ठीक है। ट्रिक बता रहा हूं, हेट्रोक्राइन में आप जानते हो पेनक्रियाज आता है, जो एक्सो एंडो दोनों है, इसमें टेस्टीज आते हैं, टेस्टीज हार्मोन भी निकाल लेते हैं और टेस्टीज पर डक्ट होती है, ठीक है, उसके थ्रू सीमन भी निकालते हैं। ऐसी ओवरी, ओवरी के अंदर हार्मोन भी निकलते हैं जो एंडोक्राइन पार्ट है, और डक्ट भी होती है, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ओवा निकालते हैं, ठीक है। ये 3 एग्जांपल ध्यान रखने हेटेरो के, ठीक है। और एंडो कौन होते हैं, एंडो ओनली हार्मोन रिलीज करते हैं, ऑल हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड्स, ऑल हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड्स, ऑल हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड्स, ऑल हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड्स। क्लियर है बिल्कुल, हाँ, सारी की सारी हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड्स एंडोक्राइन होती हैं, सारी की सारी हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड एंडोक्राइन होती हैं। क्लियर है। हेट्रो के अंदर कौन आ गया, पेनक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरी। एंडो के अंदर कौन आ गया, ठीक है, सारे हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड, कोई याद नहीं रखना आपको, बस इनको छोड़ करके ऑल आर एक्सोक्राइन। जैसे अब कुछ भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है, सलाइवा, ठीक है, ग्लैंड्स विच रिलीज, ग्लैंड्स विच रिलीज नंबर 1 सलाइवा, नंबर 2 एंजाइम, नंबर 3 टीयर्स, नंबर 4, ठीक है, म्यूकस, नंबर 5 मिल्क, एटसेट्रा कर देता हूं। यानी इनको छोड़ करके जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ऑल आर एक्सोक्राइन। एक्सो बाहर, डक्ट की हेल्प से बाहर टारगेट के ऊपर जो रिलीज करते हैं वो एक्सोक्राइन है। जैसे गोबलेट सेल म्यूकस रिलीज करते हैं, इनके पास डक्ट नहीं होती, ठीक है, पर हार्मोन भी रिलीज नहीं करते, ठीक है, पर अपने सीक्रेशन को डायरेक्ट टारगेट पर रिलीज करते हैं,
इसलिए इनको हमने एक्सोक्राइन में रखा है, ठीक है। ये तो ऑल आर समझ में आ गया। हार्मोन रिलीजिंग एंडो वो 3 है और रिमेनिंग ऑल आर एक्सोक्राइन। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, यहां तक एकदम कंसेप्ट सेट होना चाहिए, बिल्कुल एकदम क्लियर कट। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। हमने 3 टाइप के एपिथेलियल टिश्यू पढ़े सिंपल के अंदर, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबिडल एंड सिंपल कॉल्यूमनार, ठीक है। इनके एग्जांपल समझ में आ गए आपको अच्छी तरीके से। भाई जहां पर डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन होगा स्क्वैमस, ठीक है। जहां पर एब्जॉर्प्शन सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, वहां पर क्यूबिडल एंड कॉल्यूमनार। क्यूबिडल मैंने बताया 2 टाइप के हो गए, नॉर्मल क्यूबिडल और ब्रश बॉर्डर क्यूबिडल। और ब्रश बॉर्डर क्यूबिडल मेनली पीसीटी में मिलते हैं। नॉर्मल क्यूबिडल नेफ्रेटिक पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल जैसे असेंडिंग, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में मिलते हैं, ठीक है। गोनैड्स में भी मिलते हैं नॉर्मल क्यूबिडल, और स्मॉल सिक्रेटरी डक्ट होती हैं ग्लैंड्स की, उनमें भी मिलते हैं। कॉल्यूमिनार सिंपल मैंने बताया 3 टाइप के हो गए, नॉर्मल, ब्रश बॉर्डर एंड सीलिएटेड। तो नॉर्मल कॉल्यूमिनार आपके गट में जो ग्लैंड्स होती हैं उनमें मिलते हैं, ब्रश बॉर्डर गट का जो ट्रैक होता है उसमें मिलते हैं, और सीलिएटेड रेस्पिरेटरी ट्रैक और फैलोपियन ट्यूब तो आपको बताया ही मैंने, पर साथ में, ठीक है, एपिडर्मिस एंड वास्ट डिफरेंस। क्लियर है? क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड की बात करता हूं, ठीक है। तो ध्यान रखना 2 ही टाइप के एपिथेलियल टिश्यू हैं जो ग्लैंड्स में मॉडिफाइड होते हैं। नंबर 1 क्यूबिडल, नंबर 2 कॉल्यूमनार। स्क्वैमस का ग्लैंड से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल यूनी और मल्टी, और ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डक्ट, एक्सो, एंडो और हेट्रोक्राइन। क्लियर है? चलो भाई यहां तक तो क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसके बाद कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड का मतलब है मल्टी लेयर, जो कई लेयर के मिलने से बनते हैं, वो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। अब कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन भी आप 2 तरीके से कर सकते हो, ठीक है। यस, कंपाउंड एपिथेलियल ऐसे जो स्ट्रेचेबल हैं, खिंचते हैं, और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू ऐसे जो नॉन स्ट्रेचेबल हैं, जिनमें खिंचाव नहीं होता, ठीक है। तो इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक डायग्राम एनसीईआरटी का दे रखा है इन्होंने, ठीक है। डायग्राम इन्होंने एनसीईआरटी का दे रखा है, ठीक है, कंपाउंड का। तो इनको मैं क्लासिफाई कर रहा हूं 2 ग्रुप के अंदर, एक स्ट्रेचेबल और एक नॉन स्ट्रेचेबल। नॉन स्ट्रेचेबल जिनमें खिंचाव नहीं होता, एक होते हैं स्ट्रेचेबल। स्ट्रेचेबल और नॉन स्ट्रेचेबल, क्लियर है बिल्कुल। जिनमें खिंचाव होता है और जिनमें खिंचाव नहीं होता, क्लियर है बिल्कुल। इसके बेस पर हमने क्लासिफिकेशन किया है। स्ट्रेचेबल में खिंचाव होता है और नॉन स्ट्रेचेबल में खिंचाव नहीं होता। समझ में आया नहीं आया? अगर मैं स्ट्रेचेबल की बात करता हूं तो कहां मिलते हैं और क्या बोलते हैं इनको? इनको हम ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू जिनमें खिंचाव होता है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू है। क्लियर है? हाँ, जिनमें खिंचाव होता है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू है। क्लियर बिल्कुल, जिनमें खिंचाव होता है, ठीक है। और कहां मिलते हैं? यूरिनरी सिस्टम में मिलते हैं। सो इट इज आल्सो कॉल्ड यूरोथीलियम। यूरोथीलियम क्या बोल रहे हैं? प्रेजेंट इन यूरिनरी सिस्टम, प्रेजेंट इन यूरिनरी सिस्टम। भाई यूरिनरी सिस्टम में मिल रहे हैं, सो इट इज कॉल्ड यूरोथीलियम, प्रेजेंट इन यूरिनरी सिस्टम, सो इट इज कॉल्ड यूरोथीलियम। क्लियर है बिल्कुल। अब जैसे कहां पर यूरिनरी सिस्टम में मिलते हैं, ठीक है, जैसे आपको किडनी के अंदर पेल्विस, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा, ठीक है। ये सब जगह आपको क्या देखने को मिलने वाले हैं? आप बोलोगे यहां मिल देखने को मिलने वाला है यूरोथीलियम, प्रेजेंट इन यूरिनरी सिस्टम, यूरोथीलियम, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं नॉन स्ट्रेचेबल,
ठीक है, ये तो पूरा हो गया स्ट्रेचेबल, खत्म। ये एक डायग्राम आ गया इनका, ठीक है, डायग्राम देख लेना, मल्टी सेलुलर नजर आ रहे हैं। अब नॉन स्ट्रेचेबल को मैं अगली स्लाइड पे एक्सप्लेन करता हूं। नॉन स्ट्रेचेबल, इस पर क्वेश्चन काफी आते हैं, जिनमें स्ट्रेचिंग कैपेसिटी नहीं होती। सिंपल है, ट्रांजिशनल एपिथेलियल यूरोथेलियम, क्योंकि यूरिनरी सिस्टम में मिलते हैं, छोटे कॉल यूरोथेलियम, ठीक है। पेल्विस, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा, ठीक है। जो प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा जो यूरिनरी ब्लैडर के पास है, जो दूर वाली है उसमें नहीं होते, ठीक है। अब नॉन स्ट्रेचेबल आ जाओ। नॉन स्ट्रेचेबल की बात करते हैं तो इनको टर्म यूज करते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड तीन टाइप के हो सकते हैं भाई, स्क्वैमस, नॉन भाई स्क्वैमस मल्टीलेयर हो सकते हैं, क्यूबेटल मल्टीलेयर हो सकते हैं, और कॉल्यूमिनार मल्टीलेयर हो सकते हैं। समझना मेरी बात भाई, शेप तो वही है ना, मल्टीलेयर स्क्वैमस, मल्टीलेयर क्यूबेटल और मल्टीलेयर कॉल्यूमिनार, पर में स्ट्रेचिंग कैपेसिटी नहीं होती, खिंचते नहीं है ये, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे क्वेश्चन आता है, बनता ही इन्हीं पे क्वेश्चन है, और कहीं नहीं, उन पे नहीं बनता, इन्हीं पे बनता है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, मल्टीलेयर स्क्वैमस, समझ रहे हो ना, देख रहे हैं, मल्टीलेयर स्क्वैमस। तो ये क्रेटिनाइज भी हो सकते हैं, नॉन क्रेटिनाइज। क्रेटिनाइज का मतलब है जिनमें क्रेटिन प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाए, जो स्किन के अंदर क्रेटिन प्रोटीन होती है ना, हेयर में क्रेटिन प्रोटीन होती है, नेल्स में क्रेटिन प्रोटीन होती है, ये क्रेटिनाइज्ड है, ठीक है। तो नीचे की जो लेयर होती है उसमें क्रेटिन प्रोटीन बनती है, ऊपर बनती चली जाती है, भरती चली जाती है, ये डिपोजिशन ऑफ क्रेटिन प्रोटीन, डिपोजिशन ऑफ केराटिन प्रोटीन। क्रेटिन प्रोटीन का डिपोजिशन हो रहा है, क्रेटिन प्रोटीन का डिपोजिशन हो रहा है, वो क्रेटिनाइज्ड है। तो ये जहां होगा जहां डेड, डेड मतलब स्किन, एग्जांपल एक ही तरह का एनसीईआरटी ने स्किन। हाँ, अगर मैं नॉन क्रेटिनाइज की बात करता हूं, इसमें क्रेटिन प्रोटीन नहीं डिपोजिट होती, तो कहां होंगे, गट, एलिमेंट्री केनाल। कैसे याद रखोगे, माउथ में नॉन क्रेटिनाइज होते हैं, फेरिंग्स में नॉन क्रेटिनाइज होते हैं, ईसोफेगस में नॉन क्रेटिनाइज होते हैं, ठीक है, मल्टीलेयर। पर ईसोफेगस के नीचे स्टमक में जाते ही एब्जॉर्प्शन चालू हो जाएगा, तो वहां मल्टीलेयर नहीं होंगे, सिंगल लेयर होंगे। और फिर लास्ट में एनल कैनाल, वहां भी प्रोटेक्शन चाहिए, तो वहां भी मल्टीलेयर होते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ एग्जांपल तो मैं ऐसे याद करा दे रहा हूं, सिंपल, माउथ में ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ठीक है, ओरल कैविटी, लैरिंग्स, अच्छा लैरिंग्स तो छोड़ो अभी, ट्रैकिया में पहुंच गए, फेरिंग्स, ईसोफेगस, एनल कैनाल, फीमेल का केस हो तो वजाइना, एटसेट्रा। ये तुरंत याद हो गए होंगे, कुछ है नहीं भाई, आपकी गट, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, ये तो सब जुड़े हुए आगे, एनल कैनाल, इसके बीच में जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक आता है, वहां से एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्प्शन जहां पर होगा वहां सिंगल लेयर एपिथेलियल टिश्यू होंगे, मल्टीलेयर नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, अब स्ट्रेचेबल, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड, क्यूबोइडल, तो मैंने बताया था क्यूबोइडल हमेशा ध्यान रखना है, सिक्रेटरी ग्लैंड्स जो होते हैं उनके डक्ट में होते हैं, सिंगल लेयर वाले क्यूबोइडल और मल्टी लेयर वाले क्यूबोइडल, सिंगल लेयर वाले क्यूबोइडल स्मॉल डक्ट में होंगे, मल्टी लेयर वाले क्यूबोइडल लार्ज डक्ट में होंगे। मान लो ये लार्ज डक्ट है, लार्ज डक्ट ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड, तो लार्ज डक्ट के अंदर हमेशा मल्टी लेयर क्यूबोइडल होंगे, मल्टी लेयर क्यूबोइडल होंगे, सिंगल नहीं होंगे, मल्टी लेयर क्यूबोइडल होंगे, लार्ज डक्ट में हमेशा मल्टी लेयर क्यूबोइडल होंगे, क्लियर है। लार्ज डक्ट में तो लार्ज डक्ट ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड, लार्ज डक्ट ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड। अब कॉल्यूमनार की बात कर लेते हैं, बस एक ही एग्जांपल याद रख लो, जरूरत तो है नहीं। आइस की कंजक्टिवा होती है ना, ऊपर जिसमें आई आई ब्लिंक कर रही है, सबसे ऊपर की लेयर कंजक्टिवा होती है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर यही होते हैं, कंजक्टिवा ऑफ आइस। बस एक एग्जांपल बस लिखा दिया है मैंने, जरूरत नहीं है, ठीक है। मेन तो आपको जो मैंने ये लिखा है इनसे क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे।
तो ये हो गए हमारे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट, यानी सिंगल और मल्टी लेयर वाले एपिथेलियल टिश्यू आपके ब्रेन में सेट हो गए होंगे। क्लियर है? तो सिंपल और कंपाउंड दोनों करा दिए मैंने, तो एपिथेलियल टिश्यू वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। टाइम थोड़ा सा चला गया, कोई नहीं, पर इसमें एग्जाम्पल होते हैं तो याद करना होता है थोड़ा सा, ठीक है, इसलिए सोचा था मैंने 1 घंटे का लेक्चर में हो जाएगा, पर थोड़ा सा टाइम चाहिए, कोई नहीं, ठीक है, याद हो जाना चाहिए बस। अब जंक्शन होते हैं जो इन एपिथेलियल टिश्यू में ही पाए जाते हैं, ठीक है, तो जंक्शन करा दूं, फिर सीधे स्टार्ट करता हूं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू छोटा सा ही है। जंक्शन, जंक्शन समझते हो? जंक्शन का मतलब जो कई चीजों को जोड़ते हैं, जैसे रेलवे जंक्शन होते हैं, मथुरा जंक्शन, पटना जंक्शन, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, ठीक है, इलाहाबाद जंक्शन सुने होंगे आपने, हाँ, तो ये जंक्शन सुने होंगे। यहाँ यानी एक ऐसी जगह है जहाँ कई जाके के ट्रैक आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। तो आपसे कहा जाए जो प्रोटीन के जंक्शन होते हैं जो कई एपिथेलियल टिश्यू को आपस में जोड़ते हैं, ये मोस्टली कहाँ मिलते हैं? आप बोलोगे मोस्टली एपिथेलियल टिश्यू में ही मिलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में बहुत कम होते हैं, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू में भी बहुत कम होते हैं, कार्डियक मसल्स में देखने को मिलते हैं, नर्वस टिश्यू में भी बहुत कम ही होते हैं, जो स्पेशली आइंस के ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं, जैसे कैल्शियम आयन चैनल्स, ये जंक्शन की तरह ही काम करते हैं, ठीक है। पर मोस्टली कहाँ मिलते हैं? एपिथेलियल टिश्यू में। सारे एग्जांपल दे दो, पूछेगा कहाँ मिलते हैं तो एपिथेलियल लगा के आओगे, ठीक है। तो मोस्टली प्रेजेंट इन एपिथेलियल टिश्यू। 3 जंक्शन आपके सिलेबस में, टाइट जंक्शन, एडहेरेंस जंक्शन और गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन नाम में छुपा हुआ है, 2 एपिथेलियल टिश्यू को टाइटली जो बांधने का काम करता है, टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सबस्टेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, इन्हें इतनी टाइटली बांध देते हैं कि इनके बीच में लीकेज नहीं होती। जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, वहां से लीकेज होती है? नहीं होती। आपकी गट में फूड की लीकेज होती है, पानी की लीकेज होती है? नहीं होती। स्टमक में होती है? नहीं होती, क्योंकि टाइट जंक्शन होते हैं इन सब जगह, ठीक है। जो लीकेज को रोकते हैं वो टाइट जंक्शन है। एडहरेंस, एडहरिंग का मतलब होता है बांधना, जो कई एपिथेलियल टिश्यू को आपस में बांधने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं, अलग ना हो जाए एपिथेलियल टिश्यू, वो एडहरिंग, ठीक है, एडहरिंग या एडहरेंस जंक्शन है, ठीक है। इनको डेस्मोसोम्स भी बोलते हैं, लिख दिया है मैंने। तो एडहरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नाइबरिंग सेल टुगेदर, ये सीमेंट की तरह काम करते हैं। जैसे दीवार बन रही है, ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट का काम करते हैं, अगर सीमेंट नहीं होगा तो हवा चलने से एक दीवार गिर जाएगी। तो ऐसी इन एपिथेलियल टिश्यू को आपस में बांधने का जो काम कर रहे हैं, सीमेंटिंग की तरह काम कर रहे हैं, वो एडहरिंग जंक्शन है। गैप जंक्शन, जैसे 2 एपिथेलियल टिश्यू के बीच में गैप जंक्शन है, इधर से उधर आइंस का, स्मॉल मॉलिक्यूल का और सम बिग मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो पाता है, क्योंकि दोनों के प्रोटोप्लाज्म को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ आइन, स्मॉल मॉलिक्यूल एंड सम बिग मॉलिक्यूल, इनको गैप जंक्शन बोलते हैं। तो कनेक्टिंग दैट साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल, इनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आइन, स्मॉल मॉलिक्यूल एंड सम बिग मॉलिक्यूल, इनको हम गैप जंक्शन बोलते हैं। समझ में आया? तो 3 टाइप के जंक्शन है, टाइट जंक्शन, एडहरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन, ठीक है। तो याद रहेंगे, टाइट जो लीकेज को रोक रहे हैं, एडहरिंग जो बांध रहे हैं, डेस्मोसोम्स बोलते हैं, और गैप जंक्शन, गैप का मतलब है जैसे आयन चैनल्स याद रख लो, सोडियम चैनल्स, पोटेशियम चैनल्स, ठीक है, वो गैप जंक्शन ही तो है। आप भाई 2 सेल के प्रोटोप्लाज्म को, साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहे हैं फॉर रैपिड मूवमेंट ऑफ आइंस, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल एंड सम बिग मॉलिक्यूल। ओके, चलो अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये समझने का है थोड़ा सा, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू ध्यान रखना है, ओरिजिन तो मेसोडर्मल होता ही है इनका, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन तीनों लेयर से हो सकता है, पर इसका मेसोडर्मल होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में आपसे पूछे हैं सबसे ज्यादा मिलने वाले टिश्यू कौन से हैं, तो आप बोलोगे कनेक्टिव टिश्यू। मोस्ट अबिंडेंट टिश्यू कौन से हैं, आप बोलोगे कनेक्टिव टिश्यू। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू पूछेगा तो क्या बोलोगे आप? कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है? हाँ। क्या करते हैं कनेक्टिव टिश्यू? आपके बॉडी का फ्रेमवर्क बनाते हैं सपोर्ट के लिए, जैसे आपका स्केलेटल सिस्टम कनेक्टिव टिश्यू है, आपकी बॉडी में जितने भी टेंडन, लिगामेंट हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं, समझ रहे हो? हाँ, आपकी बॉडी में जितना भी फाइबर का नेटवर्क बना हुआ है, सब कनेक्टिव टिश्यू ही तो है, जो आपके बॉडी का फ्रेमवर्क है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मोस्ट अबिंडेंट मैंने अंडरलाइन कर दिया है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ देयर, ठीक है, स्पेशल फंक्शन फॉर लिंकिंग एंड सपोर्टिंग, ये जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, और फ्रेमवर्क का काम कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? तो अब मैं इसकी कंपोजिशन की बात करूंगा प्रॉपर तरीके से कि कंपोजिशन क्या है इनकी, समझना मेरी बात।
ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन की। अगर मैं कंपोजिशन की बात करता हूं, समझना मेरी बात, तो कंपोजिशन में मतलब सारे कनेक्टिव टिश्यू की अगर मैं बात करूं, कॉमनली सभी की, तो सभी के अंदर कॉमनली क्या मिलता है, सारे मतलब कोई भी कनेक्टिव टिश्यू उठा लो, फाइबर सबके अंदर मिलेंगे, मैट्रिक्स सबके अंदर मिलेगा, समझना मेरी बात, और सेल्स सबके अंदर मिलेंगे। फाइबर्स, मैट्रिक्स और सेल ये कॉमन है, सबके अंदर ही मिलेंगे। क्लियर है, ये कॉमन है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं फाइबर कितने टाइप के हो सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। अगर फाइबर की बात की जाए ना, ये 3 टाइप के हो सकते हैं। व्हाइट कलर के कोलेजन, व्हाइट कोलेजन भी हो सकते हैं। येलो कलर के इलास्टिन भी हो सकते हैं, इलास्टिन फाइबर येलो कलर की। हाँ, और रेटिक्यूलर, रेटिक्यूलर रेटिक्यूलम मतलब होता है जाल, रेटिक्यूलम मतलब होता है जाल। यानी व्हाइट कोलेजन फाइबर ही होते हैं, बहुत थिन होते हैं, थिन नेटवर्क ऑफ व्हाइट कोलेजन फाइबर। ठीक है, इट इज अ थिन नेटवर्क ऑफ व्हाइट कोलेजन फाइबर। व्हाइट कोलेजन फाइबर का बहुत पतला थिन नेटवर्क होता है, इसको हम रेटिक्यूलर बोलते हैं, रेटिक्यूलर, रेटिक्यूलम। समझना मेरी बात, जाल बनाते हैं रेटिकुलर फाइबर। ठीक है, तो अगर मैं कनेक्टिव टिश्यू में बात करता हूं, जो बॉडी का फ्रेमवर्क बना रहे हैं, सपोर्टिंग सिस्टम बना रहे हैं, जो सबसे ज्यादा मिलने वाले टिश्यू हैं, इनमें फाइबर 3 टाइप के हो सकते हैं। कहीं व्हाइट होंगे, कहीं येलो होंगे, कहीं दोनों भी होंगे। ठीक है, कहीं रेटिक्यूलर होंगे। ठीक है, और एरोलर कनेक्टिव टिश्यू में तो सारे ही टाइप के होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस। जो मेन मैट्रिक्स होता है वो होता है इसके अंदर म्यूकोपॉलीसेकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, इसको मतलब जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है, इसको ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन भी बोल सकते हो, ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन, जीएजी, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन, ये भी बोल सकते हो। ये मेन ग्राउंड सब्सटेंस है, मैट्रिक्स है, जिसके अंदर फाइबर और सेल फ्लोट करते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, और जो हमारी बॉडी में मोस्टली म्यूकोपॉलीसेकेराइड होते हैं वो हाइल्यूरोनिक एसिड होते हैं मोस्टली। ठीक है, बट डिफरेंट टाइप के होते हैं। सेल्स की अगर बात की जाए तो सेल्स भी इसमें बहुत टाइप के देखने को मिल जाएंगे, जैसे जैसे मीजन काइमल सेल, मीजन काइमल सेल, मीजन मीजन काइमल सेल, जैसे फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, जैसे मैक्रोफेज, मैक्रोफेज, जैसे प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल, ये भी इसके अंदर मिलते हैं, जैसे मास्ट सेल, मास्ट सेल्स एटसेट्रा। एनसीईआरटी ने ये सेल तो दे ही रखे हैं। मीजन काइमल सेल वो सेल्स होते हैं जो किसी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, इनसे फाइब्रोब्लास्ट भी बन सकते हैं। समझना मेरी बात? हाँ, इनसे ऑस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, किसी भी टाइप के सेल बन सकते हैं, वो मीजन काइमल सेल है। ठीक है, थोड़े से अनडिफरेंशिएटेड है। फाइब्रोब्लास्ट फाइबर बनाते हैं। ठीक है, फाइबर एंड मैट्रिक्स, ये क्या सीक्रेट करते हैं? फाइबर एंड मैट्रिक्स लार्जेस्ट होते हैं, सबसे बड़े यही होते हैं फाइब्रोब्लास्ट, मैं लिख देता हूं, ये लार्जेस्ट होते हैं। लार्जेस्ट होते हैं, रिलीज फाइबर, फाइबर एंड मैट्रिक्स। फाइबर और मैट्रिक्स को रिलीज करने का काम करते हैं फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, और ये सारे सेल, एक एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा है कनेक्टिव टिश्यू का, उसमें सारे के सारे एक साथ रिप्रेजेंट कर रखे हैं, मैं दिखा देता हूं। हाँ, ये दे रखा है, देखो ये दे रखा है कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम, इसमें सारे दिखा रखे हैं। जैसे ध्यान से देखोगे ना, तो यहां पर आपको मैक्रोफेज भी दिखने को मिल रहा है, मैक्रोफेज। अच्छा, पहले फाइबर की बात कर लेते हैं। फाइबर में ध्यान से देखो, यहां पर येलो कलर के इलास्टिन फाइबर दिख रहे होंगे, येलो कलर के दिख रहे हैं आपको? हाँ, येलो इलास्टिन फाइबर, ये यहां दिखा देता हूं, ये येलो है, येलो इलास्टिन। ये व्हाइट कोलेजन दिख रहे होंगे, कोलेजन ये दिख रहा है, कोलेजन फाइबर। और पिंक कलर का नेटवर्क दिख रहा है ना, नेटवर्क, ये रेटिक्यूलोसाइट है। पिंक कलर का नेटवर्क दिख रहा है ना, ये रेटिक्यूलोसाइट है।
रेटिक्यूलोसाइट। तो कोलेजन फाइबर यहां नजर आ गए आपको, ठीक है। येलो इलास्टिन और रेटिकुलर तीनों फाइबर आपको दिख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। फाइबर पूरे हो गए, ठीक है। ग्राउंड सब्सटेंस म्यूकोपॉलीसेकेराइड भरा हुआ है। ग्राउंड सब्सटेंस क्या है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। अब सेल्स की बात कर लेते हैं। एक तो मैक्रोफेज समझ में आ गए, यहां पर फाइब्रोब्लास्ट दिख रहे हैं आपको, यहां पर फाइब्रोब्लास्ट जो फाइबर को रिलीज कर रहे हैं, फाइबर को रिलीज कर रहे हैं, फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। इसके अलावा ध्यान से देखोगे यहां पर न्यूट्रोफिल्स भी दिख रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि देखो मल्टी लोब न्यूक्लियस दिख रहा है ना, इसलिए न्यूट्रोफिल्स बोलेंगे। मास सेल दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, मास सेल, क्योंकि ग्रेन्यूल्स है इसके अंदर, इसलिए मास सेल बोलोगे, ठीक है। ग्रेन्यूल्स की वजह से इनको मास सेल बोलोगे, ठीक है। क्योंकि किडनी शेप न्यूक्लियस से आपको ऐसा लगेगा ये मोनोसाइट है, नो, पर ग्रेन्यूल्स है इसके अंदर, इसलिए मास सेल है, ठीक है। हाँ, ये प्लाज्मा सेल दिख रहे होंगे आपको, प्लाज्मा सेल्स। ये आपको हेडफोन जैसे बैसोफिल्स दिख रहे हैं, बैसोफिल्स, क्लियर है बिल्कुल। तो सेल भी दिखा दिए इन्होंने, और ये एडिपोसाइट है, ये एडिपोसाइट है, एडिपोसाइट, एडिपोसाइट्स। तो सारी सेल इन्होंने दिखा दी है, इसमें सब कुछ आ गया, पूरा कंपोजिशन। ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स आ गया, म्यूकोपॉलीसेकेराइड मैट्रिक्स है, ठीक है। सेल्स आ गए और तीनों टाइप के फाइबर आ गए इसके अंदर। तो ये जो डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम एरुलर कनेक्टिव टिश्यू का है। डायग्राम किसका? एरुलर कनेक्टिव टिश्यू। डायग्राम किसका? एरुलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम दिखा रखा है इन्होंने, जिसके अंदर सारे ही चीजें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो ये एकदम क्लियर कट हो गया होगा कि सारे टाइप के सेल, मैट्रिक्स और फाइबर इस डायग्राम के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर कंपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कंपोजिशन तो हो गया, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो आप कनेक्टिव टिश्यू को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, पूरा क्लासिफिकेशन है। एक होते हैं लूज, एक होते हैं डेंस, और एक होते हैं स्पेशलाइज्ड। मान लो एक बाल्टी में, बकेट में मैट्रिक्स भर दिया, उसमें फाइबर और सेल्स डाले मैंने, पर फाइबर का मात्रा कम है तो वो ढीला रहेगा थोड़ा सा। दूसरी बकेट के अंदर मैट्रिक्स में ज्यादा फाइबर भर दिए मैंने, सेल तो सब में रहते हैं, फाइबर ज्यादा भर दिए मैंने, तो वो डेंस हो जाएगा। समझना मेरी बात, सिर्फ फाइबर की मात्रा के अनुसार हम इनको लूज और डेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी लूज वो होंगे जहां पर लेस क्या होंगे? लेस फाइबर, मोर मैट्रिक्स, मोर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बहुत ज्यादा है, फाइबर कम है, इसलिए लूज है। यहां क्या हो जाएगा? मोर फाइबर, मोर फाइबर, लेस मैट्रिक्स, लेस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कम है, ठीक है, लेस है, इसलिए डेंस है। मोर फाइबर लेस मैट्रिक्स, समझ गए ना मेरी बात? मोर फाइबर लेस मैट्रिक्स, इसलिए डेंस है, ठीक है। हाँ, अब स्पेशलाइज्ड पे मैं आता हूं, पहले इनको कवर करते हैं। अगर मैं लूज कनेक्टेड टिश्यू की बात करूं, इसमें लेस फाइबर और मोर मैट्रिक्स है। इसमें आप 2 पढ़ोगे, इसमें आप पढ़ने वाले हो एरुलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज। पहले पढ़ोगे एरुलर, एरुलर कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरे पढ़ने वाले हो एडिपोज। मैं 2 पढ़ाने वाला हूं यहां पर, ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में। अच्छा, डेंस में मैंने बताया था फाइबर बहुत ज्यादा है। अब फाइबर का ओरिएंटेशन बड़ा अजीब सा हो सकता है, रेगुलर भी हो सकते हैं, रेगुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स में फाइबर आपने ऐसे ही भर दिए, मतलब ऊट पटांग तरीके से, तो इरेगुलर पैटर्न हो गया। हाँ, मैट्रिक्स में एकदम सतह बना बना के फाइबर भरे हैं, तो रेगुलर भी। तो डेंस 2 टाइप के हो सकते हैं, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। ये मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। रेगुलर होंगे और इरेगुलर भी होंगे। डेंस रेगुलर के अंदर हम 2 एग्जांपल बताने वाले हैं आपको। पहला तो मैं बताऊंगा आपको उसके अंदर टेंडन, दूसरा एग्जांपल बताऊंगा इसमें लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट, ये 2 कवर करा देंगे, ठीक है। हाँ, इरेगुलर जो होते हैं, ठीक है, ये कवरिंग में मिलते हैं, प्रेजेंट इन कवरिंग ऑफ ऑर्गन।
और स्पेशलाइज में आपको हम पढ़ाने वाले हैं यहां पर स्केलेटल और फ्लूइड। फ्लूइड में ब्लड, और फ्लूइड में क्या आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा मेनली, और लिम्फ आ जाएगा। तो हम ये तो हम पढ़ा चुके हैं आपको। हाँ, स्केलेटल हम पढ़ाएंगे आपको। स्केलेटल में हम आपको पढ़ाने वाले हैं बोन एंड कार्टिलेज, कार्टिलेज एंड बोन, ये मैं स्केलेटल में कवर करूंगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात करता हूं, ठीक है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज में फाइबर कम है, मैट्रिक्स ज्यादा है तो ढीले हैं, एरुलर और एडिपोज कराऊंगा। रेगुलर इरेगुलर, रेगुलर में टेंडन लिगामेंट, इरेगुलर में कवरिंग आती है सारी, ठीक है। स्केलेटल और फ्लूइड ब्लड करा चुका हूं, स्केलेटन में कार्टिलेज और बोन में कवर कराने वाला हूं, ठीक है। तो लूज की बात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, लूज की बात कर लेते हैं। तो लूज में क्या आ गए, एरियोलर। एरियोला मतलब होता है स्पेस, खाली रिक्त स्थान। तो ऐसे टिश्यू जो बॉडी के खाली स्पेस को भरने का काम करते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। फिल द एरियोला ऑफ द बॉडी, एरियोला को हम क्या बोलते हैं, स्पेस। स्पेस या एरियोला को फिल करने का काम कर रहे हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। कहां होते हैं भाई, स्किन के नीचे होते हैं, स्किन को हमारी, ठीक है, मसल से जोड़ने का भी काम करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट बेनेथ स्किन इन एक्ट एज सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, यानी हमारी स्किन एपिथेलियम को मसल से जोड़ने का काम करते हैं, उसके लिए फ्रेमवर्क का काम करते हैं, ठीक है। ओल्ड एज आते ही यही तो डिजेनरेट कर जाते हैं और स्किन आपकी मसल से अलग होना चालू हो जाती है। क्लियर है? हाँ, तो ये तो हो गए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, डायग्राम मैंने बता दिया है। एडिपोज नाम में छुपा हुआ है, जो एडिपोसाइड के एग्रीगेशन या इकट्ठा होने की वजह से बनते हैं, जो एडिपोसाइड के एग्रीगेशन या इकट्ठा होने की वजह से बनते हैं, वो है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। समझ रहे हो ना मेरी बात? यस, जो एडिपोसाइड के एग्रीगेशन इकट्ठा होने की वजह से बनते हैं वो है एडिपोज, स्पेशली फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये भी स्किन के नीचे होते हैं, फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू स्किन के नीचे होते हैं, ठीक है। और एक्ट एज इंसुलेटर एंड शॉक एब्जॉर्बर। यस, ये इंसुलेटर की तरह वर्क भी करते हैं, ठीक है। इंसुलेशन समझते हो ना? हाँ, इंसुलेटर की तरह भी वर्क करते हैं और शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करते हैं। अब इंसुलेटर क्यों बोला मैंने भाई, स्किन के नीचे इनकी एक लेयर है फैट की, ठीक है, जो ठंडी में आपको बचाती है। देखो पोलर बियर, उसमें तो बहुत मोटी लेयर होती है, बर्फ में भी रह लेता है, आप समझ रहे हो ना, क्योंकि इंसुलेशन का काम करती है, यानी अंदर की हीट को बाहर नहीं आने देती, बाहर की ठंड को अंदर नहीं जाने देती। और शॉक एब्जॉर्बर, धक्के लगते रहते हैं तो धक्कों की वजह से आपके ऑर्गन प्रोटेक्टेड रहते हैं, क्योंकि फैट बहुत ज्यादा है, कहते हैं तू बहुत फैटी है, जितने भी घुसे मार लो तेरे पे कोई असर ही नहीं पड़ता, ठीक है। शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ठीक है। तो क्लियर है बिल्कुल। एग्रीगेट, एग्रीगेशन से बनते हैं, फैट स्टोरिंग है, प्रेजेंट बेनेथ स्किन एंड अराउंड द बॉडी ऑर्गन एंड एक्ट एज इंसुलेटर एंड शॉक एब्जॉर्बर। बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। तो लूज में हमने एडिपोज का डायग्राम भी दिखा रखा है आपको, देखो ये एडिपोज कनेक्टेड टिश्यू का डायग्राम है, एडिपोज कनेक्टेड टिश्यू का डायग्राम है, ठीक है। यहां पर फैट का स्टोरेज होगा, यहां आके फैट स्टोर हो जाता है इनके अंदर, फैट स्टोरिंग एरिया। ये न्यूक्लियस हो गया, ये वेसिकल से फैट स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो डायग्राम क्लियर, डायग्राम में तो कोई डाउट है ही नहीं। अब आ जाओ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस मैंने बताया दो टाइप के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। अगर फाइबर का ओरिएंटेशन रेगुलर है, फाइबर का ओरिएंटेशन रेगुलर है तो डेंस रेगुलर, फाइबर का ओरिएंटेशन इरेगुलर है तो डेंस इरेगुलर, सिंपल सी बात, ठीक है। ध्यान से देखना, यहां फाइबर का ओरिएंटेशन किसने जरा रेगुलर पैटर्न में, रेगुलर पैटर्न में फाइबर का ओरिएंटेशन। अब ध्यान से देखो, यहां क्या है, ये घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं, इरेगुलर पैटर्न है, इरेगुलर पैटर्न है, तो डेंस रेगुलर हो गए, सिंपल सी बात है। तो रेगुलर में हम दो चीजें पढ़ाने वाले हैं, आपको बताया था अभी हमने, क्या क्या, टेंडन एंड लिगामेंट, टेंडन एंड लिगामेंट, टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट आपके रेगुलर में आते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन यही मिल जाएगा आपको। अगर मैं टेंडन की बात करता हूं, टेंडन क्या है, ठीक है, किससे मिलके बने होते हैं, ध्यान रखना है, टेंडन के अंदर, टेंडन के अंदर, ठीक है, जो बोन को मसल से जोड़ते हैं, यस, बोन को मसल से जोड़ते हैं, ठीक है। लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ते हैं, यस, ठीक है, बोन को बोन से जोड़ते हैं वो लिगामेंट है, और जो बोन को मसल से जोड़ते हैं वो टेंडन है, ठीक है। आप समझ, टेंडन थोड़े स्ट्रांग होते हैं, टेंडन के अंदर व्हाइट कोलेजन फाइबर होते हैं, क्या होते हैं इनमें, व्हाइट कोलेजन फाइबर, स्ट्रांग होते हैं ना, व्हाइट कोलेजन होते हैं, जॉइन
बोन टू मसल, जो बोन को मसल से जोड़ते हैं वो टेंडन है, समझना। और लिगामेंट क्या होते हैं, इनमें ध्यान रखना है आपको, व्हाइट येलो इलास्टिन होते हैं, येलो इलास्टिन, पर फ्यू कॉलिजन भी होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्यू कॉलिजन भी होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, बोन को बोन से जोड़ते हैं, बोन टू बोन, जो बोन को बोन से जोड़े वो लिगामेंट है, जो बोन को मसल से जोड़े वो टेंडन है, ठीक है। टेंडन बहुत मजबूत होते हैं क्योंकि व्हाइट कोलेजन फाइबर के मिलने से बनते हैं, और लिगामेंट बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि इनमें येलो इलास्टिन फाइबर होते हैं, पर कोलेजन फाइबर इनको मजबूती देते हैं, तो थोड़े से कोलेजन फाइबर भी होते हैं, ठीक है। बोन को बोन से जोड़ते हैं। हाँ, इरेगुलर कहां मिलेंगे, ये कवरिंग ऑफ ऑर्गन कहां देखने को मिलने वाले हैं, कवरिंग ऑफ ऑर्गन, कवरिंग ऑफ ऑर्गन, भाई ऑर्गन की कवरिंग में होते हैं, जैसे पेरी पेरी कार्डियम में मिल जाएंगे आपको, पेरी ऑस्टियम मिल जाएंगे आपको, पेरी कॉन्ड्रियम मिल जाएंगे आपको, आप समझ रहे हो, एटसेट्रा। जो कवरिंग्स होती है ना, वहां आपको देखने को मिल जाते हैं डेंस इरेगुलर, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखना है आपको, इतने से ही काम हो जाएगा आपका, पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें आपको बोन और कार्टिलेज को थोड़ा सा हल्का सा समझना है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने एनसीईआरटी से कुछ लाइन ऐड कर दिया है ज्यादा। जैसे कार्टिलेज क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, प्लाइबल होते हैं, प्लाइबल समझते हो, सॉलिड तो है पर हल्के से कंप्रेसिबल होते हैं। जैसे रबड़ होती है, प्लाइबल है, रबड़ को हथौड़े से मारोगे टूटेगी नहीं, पर स्टोन का टुकड़ा वहां मारोगे तो चूर चूर हो जाएगा, ठीक है। तो कार्टिलेज सॉलिड होते हैं, प्लाइबल होते हैं, ठीक है, रबड़ जैसे प्लाइबल, ठीक है। कंपोजिशन, भाई फाइबर होंगे इसके अंदर, येलो और व्हाइट दोनों टाइप के हो सकते हैं। मैट्रिक्स को कॉन्ड्रिन बोलते हैं। हाँ, सेल में ध्यान रखना है, सेल यहाँ तीन टाइप की मेनली हो सकती हैं, कॉन्ड्रो, कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज, कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट एंड कॉन्ड्रोक्लास्ट। ब्लास्ट और साइट, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ब्लास्ट और साइट। कॉन्ट्रोब्लास्ट अक्सर कर पेरीफ्री पर होते हैं, पेरीफ्री, आउटर पेरीफ्री पर कार्टिलेज के, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, इमेच्योर होते हैं क्योंकि किसी भी सेल के आगे ब्लास्ट लगा हुआ है, कंटिन्यू डिवाइड कर रही है, और वो कन्वर्ट हो जाती है कॉन्ट्रोसाइट, तो ब्लास्ट हमेशा साइट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। ये मैच्योर होते हैं, नॉन डिवाइडिंग होते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी कैविटी होती है, लैक्यूने, उनके अंदर होते हैं, एक भी हो सकती है और कई ग्रुप में भी हो सकते हैं, डायग्राम में दिखाता हूं। दोनों करते क्या है, किसी भी कार्टिलेज के, ठीक है, उसकी ग्रोथ को मेंटेन करते हैं, समझ में, मेंटेन ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज, चाहे उसको फाइबर बनाने हो, उसका मैट्रिक्स बनाना हो, कुछ भी, सब सब काम यही करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में दिखाता हूं आपको, थोड़ा समझ में अच्छे से और आएगा। मानो एक कार्टिलेज है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये कार्टिलेज की कवरिंग है, कवरिंग ऑफ कार्टिलेज, पेरिकॉन्ड्रियम, ये क्या है, पेरिकॉन्ड्रियम, पेरी, ये एनसीईआरटी में नहीं है, पेरिकॉन्ड्रियम मैंने दिखा दिया। पेरिकॉन्डियम वेस्कुलर होती है, ये कैसी होती है, वेस्कुलर, क्योंकि पेरिकॉन्ड्रियम में आपको ब्लड वेसल्स मिल जाती हैं, सिर्फ पेरिकॉन्ड्रियम में मिलती हैं, अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते, अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते, ये मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स की बात करूं, क्या मैट्रिक्स में ब्लड वेसल्स होते हैं, नो, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को कॉन्ड्रिन बोलते हैं, कॉन्ड्रिन। ये ए वेस्कुलर होता है, कैसा होता है, ए वेस्क्यूलर। तभी तो कार्टिलेज टूट जाए आसानी से जुड़ती नहीं है, क्योंकि ए वेस्कुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स नहीं होते यहां पर, ठीक है। अब यहां पर आपको ये सेल्स दिख रहे होंगे छोटी छोटी कैविटीज के अंदर, इस लैक्यूना बोलते हैं इस कैविटी को, थोड़ा बना दे रहा हूं मैं। इस लैक्यूना में देखो एक सेल भी है, इस लैक्यूना में दो सेल भी है, तीन भी हो सकती हैं और चार भी हो सकती हैं, ठीक है। इनको तो लैक्यूने बोलते हैं, लैक्यूने, लैक्यूना स्पेस। इनके अंदर जो सेल दिख रही है ना, इनको बोलते हैं आप क्या, कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, ठीक है, और समझ लो ग्रुप में भी हो सकती है, सिंगल भी हो सकती है, सिंगल और इन ग्रुप, क्लियर है बिल्कुल, हाँ।
और अगर मैं कॉन्ड्रोब्लास्ट की बात करता हूं, जो उसमें नहीं दिखा रखा, वो पेरीफ्री पर होते हैं। मानो ये पेरीफ्री है, यहां लगे हुए हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट, जो कॉन्ड्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। आउटर पेरीफ्री पे लगे होते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये क्या है? कॉन्ड्रोब्लास्ट। क्लियर है? कॉन्ड्रोब्लास्ट पेरीफ्री पर होते हैं। अंदर आपको फाइबर देखने को मिल रहे होंगे, फाइबर। हाँ, व्हाइट भी हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं। व्हाइट भी हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं। ये कार्टिलेज का डायग्राम एनसीईआरटी का है, तो समझना होगा। ठीक है, पेरिकॉन्ट्रियम बना दिया है मैंने, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। अंदर का मैट्रिक्स है, कॉन्ट्रिन बोलते हैं, वेस्कुलर होता है। फाइबर येलो एंड व्हाइट दोनों हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लैक्यूने होते हैं, स्पेस, जिनके अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, सिंगल और इन ग्रुप। जबकि कॉन्ड्रोब्लास्ट आउटर पेरीफ्री पर लगे हुए हैं, जैसे अभी हमने डायग्राम में, फ्लो डायग्राम में बताया था आपको। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर है। अब इसके अलावा एक सेल और होते हैं कॉन्ड्रोक्लास्ट, जिनको मैक्रोफेज बोलते हैं। ठीक है, कार्टिलेज ईटिंग सेल। ठीक है, कार्टिलेज ईटिंग सेल। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बॉडी में मोस्टली कार्टिलेज ही होते हैं। फिर धीरे धीरे ग्रोथ के साथ वो कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट होते हैं। तो उस समय उन कार्टिलेज को खाने वाले सेल, कि बाद में बोन में कन्वर्ट होंगे, खाने वाले सेल यही होते हैं रिजॉर्प्शन, रिजॉर्प्शन, रिजॉर्प्श रिजॉर्प, क्या लिखा है यार, सेल। ठीक है, अच्छा, रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक कार्टिलेज बाय बोन इन एडल्ट। जब एडल्ट के अंदर हमारी बोन बनती है, वो इन्हीं कार्टिलेज के रिप्लेसमेंट बनती है। भाई कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट हो रही है, तो कार्टिलेज को पहले डाइजेस्ट करना पड़ेगा, तब उसकी जगह बोन बनेगी वहां पर। तो इसको खाने वाले सेल यही होते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक कार्टिलेज बाय बोन इन एडल्ट। तो हमारे अंदर जो बोन बनी है, उस एम्ब्रियोनिक कार्टिलेज के रिप्लेसमेंट से बनी है, जिसमें कॉन्ड्रोक्लास्ट का बहुत अहम रोल होता है। अब क्वेश्चन बाय चांस एग्जांपल से भी पूछ सकता है कि कार्टिलेज तीन हो सकते हैं, हाइलीन, इलास्टिक और फाइब्रस। हाइलीन थोड़े से फ्लेक्सिबल टाइप के होते हैं। ठीक है, इनके मैट्रिक्स ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट जैसा होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स होता है। टाइप 2 थिन कोलेजन फाइबर होते हैं। टाइप 2 इसलिए क्योंकि विजिबल नहीं होते। इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैट्रिक्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होती है, इसलिए वो चीज इनविजिबल हो जाती है। पर ऐसा नहीं, वो होती नहीं है। कहां मिलते हैं? सेप्टम ऑफ नोज, ये ध्यान रखना है, लैरिंक्स में होते हैं। सीसेफाइलिन कार्टिलेज में होते हैं। ठीक है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं। और आपके रिप्स से जुड़े हुए हैं, रिप्स को स्टर्नम से जोड़ रहे हैं, मैंने आपको बताया था उस मूवमेंट एंड लोकोमोशन में। टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज, सॉरी, सेप्टम ऑफ नोज। सेप्टम बीच वाला होता है, बीच वाला सेप्टम होता है, आगे वाली टिप होती है। टिप पर इलास्टिक कार्टिलेज होगी, सेप्टम में हाइलिन कार्टिलेज होगी। सेप्टम ऑफ नोज, लैरिंक्स, सी शेप, हाइलिन कार्टिलेज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड कॉस्टल, रिप्स। रिप्स और स्टर्नम जहां जुड़ते हैं वहां लिखाया था मैंने हाइलिन कार्टिलेज। चार ही एग्जांपल हैं। हाँ, इलास्टिक कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होते हैं, सिंपल, ऐसे याद रखो। टिप ऑफ नोज और एपिग्लोटिस, आपके ग्लोटिस को कवर करने वाला एपिग्लोटिस, दो हो गए। अब कान में आ जाओ, पिन्ना, पिन्ना ऑफ ईयर, और अंदर एक ट्यूब होती है यूस्ट्रेशियन ट्यूब। ठीक है, तो ये किससे मिलकर बने होते हैं? इलास्टिक कार्टिलेज। जबकि फाइब्रस कार्टिलेज बड़े मजबूत होते हैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क मजबूत है, प्यूबिक सिम्फाइसिस मजबूत है। याद आ गया? तो दो एग्जांपल ध्यान रखना है आपको, इंटरवर्टिब्रल डिस्क और प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है, क्योंकि उनमें येलो, ठीक है, सॉरी, व्हाइट कोलेजन फाइबर बहुत ज्यादा होते हैं, थिक कोलेजन फाइबर होते हैं। क्लियर है? तो ये एग्जांपल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज। चार एग्जांपल ध्यान रखने हैं, सेप्टम ऑफ नोज, ठीक है, लैरिंग, साउंड बॉक्स, सी शेप हाइलिन कार्टिलेज, और रिप्स और स्टर्नम के बीच में सेम इसी ट्रैक पे मिल जाएंगे। इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है, ध्यान रखने आपको, टिप ऑफ नोज, आगे आ जाओ, एपिग्लोटिस, पिन ऑफ ईयर और यूस्टेशियन ट्यूब। यहां पर आ गया, दो इसके आगे, दो यहां के आगे। ठीक है, उसके आपके मैंने तीन ही दो कार्टिलेज बताए, एक तो प्यूबिक सिम्फाइसिस और इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये फाइब्रस कार्टिलेज हो गए, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसी बोन के अंदर ही मैंने सेम डिवाइड कर दिया है कंपोजिशन, हार्ड और नॉन प्लाइबल है। बोन को दबाओगे दबेंगे नहीं, टूट जाएंगे, इसलिए बोन आसानी से टूट जाते हैं। हार्ड होते हैं, नॉन प्लाइबल होते हैं। फाइबर, मैट्रिक्स, सेल, ये तीन चीज यहां पर भी होंगे। ठीक है, फाइबर में कोलेजन फाइबर होते हैं, इलास्टिन फाइबर नहीं होते। हाँ, मैट्रिक्स में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस 30 से 40% होते हैं, जिसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड, फाइबर, प्रोटीन एटसेट्रा आ जाते हैं। प्रोटीन ओसीन होती है, ध्यान रखना, ओसीन प्रोटीन। डॉग को कभी
हड्डी को चूसते देखा होगा, ठीक है, कभी देखा होगा ना, डॉग देखा होगा हड्डी को चूसता रहता है, क्यों? क्योंकि ओसिन प्रोटीन होती है इस वजह से। क्लियर है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्वेश्चन आता है बस, कैल्शियम कार्बोनेट ओनली 10% होता है, कैल्शियम फॉस्फेट 85% होता है। हमें लगता है कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होता होगा ना, कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ज्यादा होता है, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और, ठीक है, आइंस वगैरह एटसेट्रा, ये 5% में सब कुछ आ जाते हैं। सेल्स वही तीन, वहां पर कॉन्ड्रो कॉन्ड्रो था, जहां ऑस्टियो ऑस्टियो है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट, वहां कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट और कॉन्ड्रोक्लास्ट था, सेम वही है, ठीक है। ये आउटर और इनर पेरिफेरी पर होते हैं, अंदर और बाहर दोनों जगह होते हैं। ये लैक्यूने में होते हैं, पर एक लैक्यूने में एक ही होती है, दोनों एक ही काम करते हैं, मेंटेन ग्रोथ ऑफ बोन, बोन के मैट्रिक्स या फाइबर बनाने, यही बनाते हैं। जबकि ये क्या काम करते हैं, ये एक तरीके से ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन रखते हैं। जब भी ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाता है तो ये बोन को खाना चालू कर देते हैं, जिससे बोन टूटती है और ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। मैंने हार्मोन वाले चैप्टर में कराया भी था आपको, ठीक है। यहां तक अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहां से सॉल्व हो जाएंगे। लास्ट में एक बोन का डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी। थोड़ा मैंने समझाना चाहा है कि डायग्राम होता कहां पर है, ठीक है। अगर मैं, समझना, अगर मैं इसके इस पार्ट को कट करता हूं, समझना, इस पार्ट को कट करता हूं, इस वाले पार्ट को, तो मैं इसकी स्लाइड दिखा पाऊंगा। ये एक्चुअल में बहुत डेंस कॉम्पैक्ट बोन है, ये स्पॉन्जी बोन है, हॉलो होती है, अंदर रेड बोन मैरो भरा होता है। बीच वाला पार्ट जो होता है ना, इसमें येलो बोन मैरो भरा हुआ है, और ये कॉम्पैक्ट है, सॉलिड है, ठोस है, उसका डायग्राम है ये, यहां से निकाला मैंने। इसमें ध्यान से देखोगे सेंटर में एक कैनाल दिख रही है, ये लॉन्गिट्यूडनल कैनाल से इस तरीके से होती है, लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स, ये लॉन्गिट्यूडनल कैनाल से, यहां पर दिखा देता हूं, इस तरीके से होंगे लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स, इनको हैवर्शियन कैनाल्स बोलते हैं, हैवर्शियन कैनाल्स लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स होती हैं, ठीक है। अब समझना, इनको बोलते हैं हैवर्शियन कैनाल, लिख देता हूं मैं, यहां भी दिखा रखी है, देखो हमने लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स ये दिखा रखी है। इनको बोलते हैं हैवर्शियन कैनाल। हैवर्शियन कैनाल्स present only mammalian bone, present only in mammalian bone सिर्फ मैमिलियन बोन में मिलेंगे, हर किसी जगह नहीं मिलेंगे। और इन लॉन्गिट्यूडनल कैनाल को आपस में जोड़ने के लिए यहां पर ट्रांसवर्स कैनाल भी होते हैं, ट्रांसवर्स कैनाल इस तरीके से होते हैं, ये होते हैं ट्रांसवर्स कैनाल। इनको आपस में जोड़ते हैं, इनको बोलते हैं वॉल्क्समैन कैनाल। इन कैनाल्स के अंदर वो सब कुछ होता है जो एक सेल को चाहिए होता है, एक आर्टरी होती है, वेन होती है, नर्व होती है, समझना मेरी बात, लिम्फ वेसल्स होते हैं, एटसेट्रा, जो भी एक सेल को चाहिए होता है वो इन कैनाल्स में सब कुछ होता है। लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स और उनको जोड़ने के लिए ट्रांसवर्स कैनाल्स, ठीक है। यहां पर आपको कोलेजन फाइबर के लेयर्स दिख रहे होंगे, इनको लैमेले बोलते हैं, लैमेले। और इन लैमेले में चारों तरफ क्या होंगे, छोटे छोटे लैक्यूने होंगे, लैक्यूने, ये क्या है, लैक्यूने। और इन लैक्यूने के अंदर जो सेल दिख रहे हैं स्टार शेप, ये है ऑस्टियोसाइट। एक लैक्यूने में एक ही ऑस्टियोसाइट नजर आएगी आपको, एक लैक्यूने में एक ही ऑस्टियोसाइट नजर आएगी आपको। तो इन छोटे छोटे लैक्यूनों के अंदर छोटी छोटी सेल्स होती हैं, इनको हम ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। तो ऑस्टियोसाइट सिंगल होती है सिंगल लैक्यूने के अंदर, क्लियर है, जैसे एनसीईआरटी में बताया था हमने, ठीक है। तो ये बोन का डायग्राम हो गया, स्पेशली कॉम्पैक्ट बोन का डायग्राम हो गया, कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट बोन। बोन के इस वाले साफ्ट वाले पार्ट को कट करके देखोगे ना, तो अंदर आपको इस तरीके से कैनाल्स दिखेंगी। जब भी बोन को कट करोगे ना, उसमें डॉट 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 दिखेंगे, कैनाल्स दिखेंगी, समझ लो हैवर्शियन कैनाल्स हैं, ठीक है। तो यहां आकर के बेटा ये चैप्टर आपका एंड हो जाता है, ठीक है। तो मैंने कॉकरोच करा दिया आपका, मैंने फ्रॉक करा दिया आपका, ठीक है। वहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी और टिश्यू, यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी। छोटा सा लेक्चर है, आप इसको 2x में भी देख सकते हो अगर आप चाहो, ठीक है। तो इजीली मैंने याद कराने पर फोकस कर रखा है इस पर, क्योंकि याद कराने वाला मैटर है इसके अंदर,
ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।